आपके चैनल केमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स को अपलोड किया है और एक बेसिक साइंस बोल के एक चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो बेसिक साइंस में आप लोग पूरा एनालिसिस समझ पाएंगे कि फिजिक्स आता कहाँ से है। ठीक है, और ये आज का क्लास पूरा डेडिकेटेड है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लेक्चर आप लोग को बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और अपने लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स कहां से आया था? साइंस से फिजिक्स आया था। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। फिजिक्स वर्ड फ्यूजिस नाम का एक वर्ड से डेडिकेटेड है। ठीक है, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, अब देखिए नेचर में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं। तो मुझे देख रहे हैं तो मुझ में क्या है? मैं एक क्या हूं? मास हूं। मास हूं। और अगर मैं आप लोगों के सामने में बोल पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर में एक एनर्जी है। ठीक है, मास हूं, मेरे अंदर एनर्जी है। तो एक साइंटिस्ट थे जो मास और एनर्जी को लेकर एक डिटेल्स को दिए थे। उस डिटेल का क्या नाम है? बिल्कुल सही, E=mc²। ठीक है, और E=mc² के पहले हम लोग ये समझते हैं मास का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी है उसे ही कहते हैं हम मास। जितना क्वांटिटी गेन किया जाता है, जैसे कि अगर हम चले जाएं एकदम बेसिक्स लेवल पे चले जाएं, तो हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएं तो यहां पे क्या देखेंगे? सबसे पहला सबसे छोटा कण जो है क्या होता है? एटम होता है। अब एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे एटम, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एलिमेंट या कंपाउंड का गठन करते हैं। और ये एलिमेंट और कंपाउंड ही क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये बात को समझ आए कि हम लोग नेचर में दो चीज को देखते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और एक नॉन लिविंग होता है। तो हम लोग जो फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, मेनली हम लोग नॉन लिविंग के लिए पढ़ते हैं। और अगर हम यही चीज लिविंग में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? सेल होगा, सेल से टिश्यू होगा, टिश्यू से ऑर्गन होगा, ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा और ऑर्गेनिज्म से लाइफ का गठन होगा, जैसे मैं आपके सामने में खड़ा हूं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो एक बात बताइए, मैटर, ये जो मैटर वर्ड आया, मास वर्ड आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मास क्या करता है? एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है कि नहीं? देखिए आपके सामने में हूं, एक शेप एंड साइज है ना। ठीक है, कुछ भी है लेकिन एक शेप एंड साइज है। तो ये क्या है? एक तरह का मास है। ठीक है, अब ये मास क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई करता है, मतलब स्पेस को रखता है। अब इसके बाद में अब एक बात बताइए, अगर मेरे अंदर में एनर्जी नहीं रहेगा, जैसे मैं आपके सामने में जो बोल रहा हूं, वो बोलना अगर मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा? एक डेड बॉडी हो जाएगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब ये डेड बॉडी के अंदर में मास है कि नहीं? मास है, लेकिन क्या चीज नहीं है जिसके वजह से हम उसको क्या करते हैं? उसका क्रियाक्रम वगैरह जो भी करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? सोचिए, क्योंकि उसके अंदर में एनर्जी नहीं है। तो मास और एनर्जी, इसके पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? नाम आप लोग बताइए। जिन्होंने थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या? मास ना ही बनाया जा सकता है, ना ही
खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो मास कंजर्वेशन जो दिए थे उसका नाम क्या था, उनका नाम था बिल्कुल सही लेवोजियर। और डेट भी याद रखना होगा, कितना डेट था, 1789। ठीक है, तो इस समय वो मास कंजर्वेशन को दिए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि ई और एम के बारे में अगर हम बात करें, ये जो रिलेशन हम लोग को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये हम लोग को क्या बता रहा है कि एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बता गए आइंस्टीन साहब। और आइंस्टीन साहब यहां पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो दिए, यहां पे E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, C क्या है, बिल्कुल सही वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और ये होता कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अच्छा, ये जो भी बता रहा हूं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो बात हम बताएं, तो एक बात बताइए, वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो खोज किया था वो कौन थे, समझ आ रहा है कुछ? वेलोसिटी ऑफ लाइट को कौन दिए थे, उनका नाम था रोमर साहब। ठीक है, ये रोमर, ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसे नोट करते रहिएगा। ठीक है, रोमर ही थे वो साइंटिस्ट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो मैं बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, और ये एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इनके बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। ठीक है, 1879 में इनका जन्म हुआ था, 14 मार्च का दिन था वो। ठीक है, और वो कहां पे, जर्मनी के थे, भाई जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनका डेथ हुआ था 18 अप्रैल कितना, 1955 को। ठीक है, और इनके इसके अलावा और ये क्या क्या काम किए हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा चेंज था हमारे वर्ल्ड के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले यही साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूं सब क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कौन साइंटिस्ट बोले थे, इसके बारे में आप लोगों को पता है, सोचिए। उनका नाम था हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज ने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि मतलब फोटोन किसी चीज पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस जो दिए थे वो कौन दिए थे, और इसी इफेक्ट के वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से 1921 में इन्हें आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। मिसमैच मत कर दीजिएगा। ठीक है, हर्ट्ज और इनको मिसमैच मत कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, क्लासिकल का मतलब होता है कि जो अपडेटेड नहीं है, जो पहले हो चुका और अभी जो पहले था आज भी वही है। जैसे इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस आया है, नहीं आया है। ठीक है, और इसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स में भी जाऊंगा। सबसे पहले आप बताइए कि फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में हम जब बांट रहे हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स का फादर किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, किसे कहते हैं बोलिए, बिल्कुल सही। ठीक है, उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन जो है क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं। लेकिन अगर यही बात मैं मॉडर्न फिजिक्स में बोलूं, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, बिल्कुल सही, आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद में क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, जब फर्स्ट लेक्चर मेरा आप देखिएगा तो उसमें मैंने बहुत सारे चीजों को बताया है
ठीक है, उसी में से कुछ चीजों को मैं उठा रहा हूं। एक है मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स का मतलब क्या, हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद में उसमें जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उस इफेक्ट के वजह से वो क्या करता है, बॉडी मूव करता है या नहीं कर रहा है, ये सब जो एनालिसिस हम लोग जिसमें करते हैं वो मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, मशीन देखिए रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है। ठीक है, अगर फोर्स उस पर लग गया तो वो क्या कर जाएगा, मोशन में चला जाएगा। अगर फोर्स नहीं लगा, बिल्कुल समझदार है, रेस्ट में रह जाएगा। तो इसके बाद में है ऑप्टिक्स आ गया क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट, जो हम लोग देख रहे हैं, जिसके वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर लाइट ना हो तो आप मुझे देख पाएंगे, या मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब देख ही नहीं पाएंगे तो इतना साइंस मेरा डेवलप होता नहीं होता। ठीक है, तो ये लाइट डुअल नेचर है, लाइट का डुअल नेचर है, सब ऑब्जेक्टिव है। वो कौन कौन सा है, एक वेव है और एक पार्टिकल। मतलब लाइट का कुछ थिंकिंग पावर है, जिसके वजह से वो कहीं पे क्या करता है, ये आगे में आप लोग पढ़िएगा, बहुत आगे में है। ठीक है, लाइट कभी कभी क्या करता है, जब उसे मन करता है पार्टिकल के तरह बिहेव करना तब करता है, नहीं, सिचुएशन के अनुसार वो क्या करता है, पार्टिकल के तरह बिहेव करता है, और कहीं पे वो वेव के तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स पे तो मैंने बहुत सारा लेक्चर ले लिया है। ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। ठीक है, हीट के मोशन की बात जिसमें हम लोग करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आता है स्टैटिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टैटिक कंडीशन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टैटिक कंडीशन में होगा। इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, वो जिस साइंस में हम लोग करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद में है देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या, फ्लूइड का मतलब क्या, गैस और लिक्विड। ठीक है, गैस और लिक्विड का, और मैकेनिक्स का मतलब क्या, फोर्स लग रहा होगा, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो या फिर वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस हम लोग जहां पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। और आ जाते हैं यहाँ पे आफ्टर 1900 हम लोग जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे कुछ देर पहले, किसके बारे में पढ़े थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो साइंस के बारे में मुझे हम लोग को बता गए, ठीक है, वो मॉडर्न साइंस था। ठीक है, और मॉडर्न साइंस के फादर किसे बोलते हैं, आइंस्टीन को ही बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये मोबाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सब क्या है, अपडेटेड फॉर्म है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इनबिल्ड है, जिसके वजह से हम लोग आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और इतना साइंस डेवलप कर पाया है। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का ही देन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखिए मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया। ठीक है, अब देखिए रोबोट्स पे कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है कि पहला रोबोट कौन था, बोलिए, वर्ल्ड का पहला रोबोट कौन था, वो था कौन, जॉर्ज बोल के एक रोबोट था। उसके बाद में सोफिया के बारे में पूछ लेता है, सोफिया को जानते हो क्या मिला है, ये एक रोबोट है, लेकिन सऊदी अरब का सिटीजनशिप मिला है इसे। सोच लीजिए साइंस कहां पे डेवलप कर गया है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग पूरा फैमिलियर हो जाएंगे रोबोट से। ठीक है, और वही काम कर रहे होंगे, जिसके वजह से जॉब्स वगैरह बहुत सारा, इसीलिए बोलते हैं अपडेटेड होते रहिए। साइंस जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, आप भी अपडेट होते रहिए, तो कभी भूखे नहीं मरिएगा। ठीक है, उसके बाद में है देखिए बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में अभी मैं डील कर दे रहा हूं, जैसे और बहुत सारा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, देखिए फिजिक्स है जिसमें न्यूक्लियर के बारे में बताया जाता है।
अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिससे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और इस एनर्जी का हम लोग अगर कंट्रोल कर पाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस एनर्जी को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज कर पाते हैं, इसके लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंट्रोलेबल नहीं है तो उस जगह पे बॉम्ब्स का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन दोनों अलग अलग है। कौन कौन सा है? अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बात करें तो वो कौन सा है? एटॉम बॉम्ब, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बात करें तो वो कौन है? हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे आइसोटोप्स का यूज करते हैं, जैसे यूरेनियम हम लोग जनरली यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो यूरेनियम, अब इसका भी बहुत सारा आइसोटोप्स है। अब ये आइसोटोप्स वगैरह क्या है, सब चीज मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि अब एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आयोडीन 131, ठीक है, इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? बोलिए। हम लोग थायराइड कैंसर से निजात पाने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। उसके बाद बोलिए कि सोडियम 24, इसका यूज हम क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये नोट करते जाइएगा। फास्फोरस 31, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, ब्लड कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में कोबाल्ट 60, इसका यूज क्यों करते हैं? कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताया। और क्वेश्चन बोलूं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कार्बन जो 14 होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कुछ थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने रिस्पांस किया, और इसी तरीके से रिस्पांस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।